हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। इकोलॉजी इन्वायरमेंट की इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 1 की। अध्याय 1 हमारा क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की मूल अवधारणाएं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये क्लास जो है आपको डेली 2 बजे दोपहर में मिलेगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और काफ़ी अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो है मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। लगभग 20 चैप्टर हैं और इन 20 चैप्टर को हम डेली लेकर चलेंगे आपके लिए। तो आपको इस तरह से डेली ये क्लास मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं क्या है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की मूल अवधारणाएं। तो पर्यावरण को समझते हैं कि पर्यावरण क्या है। वे सभी जैविक यानी कि बायोटिक एवं अजैविक परिस्थितियां, तत्व और कारक जो किसी जीव के जीवन, वृद्धि, विकास, वितरण को प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि पर्यावरण हमारे चारों ओर विद्यमान है और ये निरंतर परिवर्तनशील है। लगातार इसमें परिवर्तन होता रहता है और ये हमारे चारों ओर पर्यावरण मतलब हम चारों ओर जो है पर्यावरण से घिरे हुए हैं। इसकी एक परिभाषा और है, परि प्लस आवरण, यानी कि चारों ओर से घिरे हुए जो चीजें हैं वह क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण के दो मुख्य घटक हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जैविक घटक जिसको कहा जाता है बायोटिक, और एक होता है अजैविक घटक। और अगर हम बात करें जैविक घटक में कौन-कौन शामिल होते हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे कि पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, कवक, जीवाणु। अजैविक घटक यानी कि ये निर्जीव होते हैं, इनमें जीवन नहीं होता है। तो इनमें कौन शामिल है? जैसे कि वायु, जल, प्रकाश, तापमान, मृदा, खनिज, आर्द्रता, पीएच, लवणता जो है ये क्या है? अजैविक घटक हैं। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि हमारे आसपास ये सारी चीजें हमेशा मौजूद रहती हैं। तो ये जो है पर्यावरण है। पर्यावरण के प्रमुख स्थल देख लेते हैं कि पर्यावरण को समझने के लिए कई स्थलों में बांटा गया है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, पृथ्वी की ठोस सतह, पर्वत, चट्टान, मिट्टी आदि जो है ये लिथोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, पृथ्वी पर उपस्थित समृद्ध जल, महासागर, नदियां, झीलें, भूजल आदि जो क्या हैं? ये हैं जलमंडल। और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, गैसों की परत को पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती हैं। तो ये क्या है? वायुमंडल है। जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर, वह क्षेत्र जहां पर जीवन संभव है, जीवमंडल कहलाता है। जीवन संभव का मतलब जहां पर स्थल, जल और इसके अलावा वायु मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यानी कि जहाँ पर ये तीनों संभावनाएं बन रही हैं, तो उसको हम कहेंगे जीवमंडल, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव हो जाता है। कई अपवाद भी हैं, उनको आगे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीवों तथा उनके जैविक अजैविक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये आप समझ गए। जैसे कि कोई भी चीज है और जीवों का एक दूसरे पर निर्भर होना, उनके जो है खाना बनाना, जैसे कि सपोज करें ग्लूकोज के रूप में आप खाना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो किसमें शामिल होती हैं? पारिस्थितिकी में। इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इक्वास यानी कि एयर आवास, और लोगोस यानी कि अध्ययन, यानी कि आवास का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हेकेल ने 1866 में किया था। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी, इसी तरह से यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओएआरओ। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा गया है। पर्यावास देखते हैं यानी कि हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? जिस प्राकृतिक स्थान या वातावरण में कोई जीव रहता है, भोजन प्राप्त करता है, प्रजनन करता है और अपना जीवन व्यतीत करता है, उसका क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। जैसे कि मछली का आवास क्या होगा? जलीय पर्यावास होगा। ऊंट का आवास मरुस्थलीय पर्यावास होगा। इसी तरह से ध्रुवीय भालू का पर्यावास क्या होगा? ध्रुवीय पर्यावास यानी कि जो बर्फीला क्षेत्र है, ध्रुव यानी कि पोलर, वह होगा। और बंदर जो है इसका वृक्षीय आवास होगा। तो इस तरह से जो है आवास होते हैं। परिस्थितिकी के दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं। कौन से होते हैं? अटाइकोलॉजी और दूसरा होता है साइनेकोलॉजी। इनको समझते हैं। अटाइकोलॉजी क्या है? यानी कि ऑन्टोकोलॉजी, जिसको ऑन्टोकोलॉजी भी कहा जाता है,
ये आपको याद रखना है। एक जीव या एक प्रजाति तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन जो होता है वह क्या होता है? ऑन्टोकोलॉजी। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं मछली और तालाब, ऊंट और मरुस्थल। जैसे मछली और तालाब, इसी तरह से ऊंट और मरुस्थल। साइनेकोलॉजी क्या होता है? जीवों के समुदाय तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन होता है इसमें। और साथ ही अगर हम समझे तो वन, घास भूमि, झील आदि में सभी जीव जिस तरह से रह रहे होते हैं उसका अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी निक या फिर निके, इसको कहा जाता है। क्या है ये? किसी परिस्थिति में किसी जीव की भूमिका, कार्य तथा संसाधनों के उपयोग की स्थिति को उसका पारिस्थितिकी निच कहते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट क्या है? जीव जहाँ रहता है वह हैबिटेट है यानी कि पर्यावास है। उदाहरण के लिए जैसे शेर जंगल में रहता है तो ये उसका पर्यावास है। निके यानी कि पारिस्थितिकी निच जो है उसको क्या है कि जीव परितंत्र में क्या भूमिका निभाता है, उसका परितंत्र में किस तरह की भूमिका है। जैसे कि शेर जो है ये की स्टोन है, हाथी भी की स्टोन है। तो इस तरह की जो उनकी भूमिका है, अम्ब्रेला जो प्रजातियां बोली जाती हैं तो वह शेर शेर जो है एक शीर्ष परभक्षी है जो अन्य जीवों की संख्या को नियंत्रित करता है। तो ये जो है इसकी भूमिका है। तो इस तरह से उनका अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी संगठन के स्तर की बात करें अब हम। जीवों का संगठन छोटे से बड़े स्तर पर इस प्रकार होता है जैसे कि जीव, जनसंख्या उनकी, फिर उसके बाद समुदाय, उसके बाद पारितंत्र, वायोम, जीव मंडल। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में आते हैं, आपको इनको याद रखना है और ये कॉन्सेप्ट से ही आपके हल हो सकते हैं। जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक स्वतंत्र जीव। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं एक बाघ। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, एक ही प्रजाति के जीवों का किसी निश्चित क्षेत्र में होना, वह क्या है? उनकी जनसंख्या है। उदाहरण के लिए जैसे कि जंगल के सभी बाघ। समुदाय, समुदाय का मतलब क्या है कि विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्याओं का समूह, जैसे कि बाघ, हिरण, पेड़, पक्षी आदि जो हैं ये समुदाय हैं। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है? जैविक तथा अजैविक घटकों के परस्पर संबंधों से बना तंत्र क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। यानी कि तालाब जैसे जंगल, जैसे तालाब का एक अपना इकोसिस्टम होगा और जंगल का अपना इकोसिस्टम होगा। बायोम क्या होता है? समान जलवायु एवं प्रमुख वनस्पतियों वाले बड़े पारिस्थितिकी क्षेत्र, ये क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। जैसे मरुस्थलीय बायोम, समुद्री बायोम। तो इस तरह के बायोम होते हैं। जीवमंडल, जीवमंडल जो है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है वह क्या होता है? जीवमंडल होता है। पर्यावरण के प्रकार देख लेते हैं। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? एक तो हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा हम देखते हैं मानव निर्मित या फिर कृत्रिम पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? जिनमें प्रकृति ने हमको समस्त चीजें दी हैं वह क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। और जो मानव के हस्तक्षेप के द्वारा कहीं ना कहीं बनाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कृत्रिम या फिर मानव निर्मित पर्यावरण। जैसे कि जो पर्यावरण प्रकृति के रूप से विद्यमान है और मानव द्वारा निर्मित नहीं है उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक पर्यावरण। जैसे कि वन, नदी, पर्वत, मिट्टी, वायु, जल, जलवायु, वन्यजीव जो आदि हैं ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। जो पर्यावरण मानव की गतिविधियों द्वारा निर्मित या परिवर्तित किया गया है उनको क्या कहते हैं? कृत्रिम या फिर मानव निर्मित पर्यावरण। जैसे कि शहर, सड़क, इमारतें, कारखाने, बांध, कृषि भूमि, बाग बगीचे, पार्क आदि। तो अगर आप कहीं देखेंगे कि ये पेड़ उगाए हुए हैं इसको हम प्राकृतिक माने या आर्टिफिशियल माने। तो देखिए जहाँ बाग बगीचे हैं उनको हम आर्टिफिशियल कहते हैं क्योंकि ये स्वयं नहीं उगाए हैं, किसी के द्वारा लगाए गए हैं। जैविक घटकों का वर्गीकरण यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में बात करें तो उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं यानी कि ये भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं और अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं। अब घटक क्या होते हैं? यानी कि डिकम्पोजर कौन होते हैं? जो मृत पौधों एवं जीवों के कार्बनिक पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं वह क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। आगे हम इसको डिटेल से भी देखेंगे। अपघटक कौन होते हैं? जैसे कि जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइ। उसके बाद अगर हम देखें सहजीवी, सहजीविता, ये शब्दावली है, आपको इनको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं और यहीं पर बच्चे जो है फेल कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या शब्दावली है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आपको इसको याद रखना है। सहजीविता यानी कि म्यूचुअलिज्म जो होता है क्या होता है? दो जीवों को लाभ होता है। यानी कि जो एक जीव है दोनों जीवों को लाभ होता है। सपोज करिए कि
दो जीव हैं, दो जीव हैं और ये एक साथ काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों को फायदा होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, सहजीविता। जैसे कि लाइकेन, लाइकेन क्या है, शैवाल और कवक का मिश्रण है। सहभोज्यता क्या होता है, सहभोज्यता एक को लाभ, दूसरे को ना लाभ हो ना हानि, यानी कि एक को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या होता है, एपिकाइट पौधे होते हैं। और अगर हम बात करें परभक्षण, परभक्षण का क्या मतलब होता है, जैसे एक जीव दूसरे जीव को पकड़कर खाता है, जैसे कि बाघ या फिर हिरन। परजीविता क्या होता है, एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है, उसको कहा जाता है परजीविता। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो जैसे कि टेप वर्म और मनुष्य में होता है, या आप देख रहे होंगे जू, जू को फायदा होगा और मनुष्य को हानि होगी। इसी तरह से एक पौधा होता है अमरबेल, आपने सुना होगा अमरबेल। तो ये भी क्या होता है कि दूसरे पौधे को इससे नुकसान होगा और इसको फायदा होगा, ये लगातार बढ़ेगी और दूसरा पौधा सूखता जाएगा। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, समान संसाधनों के लिए जीवों में संघर्ष। ये जो है पौधों में प्रकाश, जल और खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धाएं देखी जाती हैं। जैसे आप अमेजन या फिर उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं, वहां पर पौधे जो है बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बहुत ऊपर जाकर अपना भोजन बनाने का प्रयास करते हैं। जो पौधे ऊपर जाते हैं वही अपना भोजन बना पाते हैं और इनके आसपास के जो पौधे हैं वो मर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। ये जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। इसमें घटक एक दूसरे के साथ लगातार अंतःक्रिया करते रहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। इसमें पोषक तत्वों का चक्रीय परिसंचरण होता है। ये एक गतिशील प्रणाली है जो परिवर्तनशील होती रहती है। पर्यावरण के प्रकार मैंने अभी आपको बता दिया है, प्राकृतिक और मानव निर्मित कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। परिस्थितिकी के अध्ययन की पद्धति देख लेते हैं। एक तो होती है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में क्या होता है कि प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवों एवं उनके व्यवहार का अध्ययन अवलोकन द्वारा होता है। इसके अलावा प्रयोगात्मक जो विधि है, इसमें प्रयोगशाला या नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग करके डेटा एकत्र किया जाता है। प्रायोगिक विधि क्या है, दीर्घकालिक अध्ययन के लिए प्लॉट या क्षेत्र निर्धारित करके अवलोकन किया जाता है। तुलनात्मक विधि क्या होती है, विभिन्न स्थानों या समूहों के बीच तुलना करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मॉडल निर्माण क्या होता है, जटिल परिस्थितियां प्रक्रियाओं को समझने के लिए मॉडल बनाए जाते हैं। परिस्थिति का महत्व ये समझ लेना काफी महत्वपूर्ण है। परिस्थिति जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है उसको समझते हैं कि ये हमें पर्यावरण और जीवों के बीच संबंधों को समझने में सहायता करती है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग में सहायक है। प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्रबंधन में मदद करती है। जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक है। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों के विकास में सहायक है। मानव के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायक है। पारिस्थितिकी का महत्व समझ लीजिए कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, स्वस्थ जीवन एवं गुणवत्ता, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन का विकास, पर्यावरण प्रबंधन में सहायक। देखिए आप जो है इस तरह का अगर फ्लो चार्ट अपने आंसर राइटिंग में करते हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा इससे। तो अब जो है जब आप पढ़ रहे हो तो फ्लो चार्ट को अपने माइंड में क्रिएट करते चलना है। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ही अन्य टॉपिक की जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आपके लिए ऐसी ही अन्य वीडियो ला सकें। थैंक यू।